सऊदी ने दी ट्रंप को पीछे हटने की सलाह। रोम में बड़ी बैठक, हिजबुल्लाह पर होगा फैसला। नहीं झुक रहा ईरान, यूएस मिलिट्री में मची खलबली। ईरान में टैक्सी ड्राइवर पर यूएस ने गिराया बम। शेख हसीना की वजह से भारत बांग्लादेश में तनाव। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अपील की है कि ईरान पर नया सैन्य हमला ना करे। शनिवार को दोनों की फोन पर बातचीत हुई। युवराज ने कहा कि अगर अमेरिका हमला करता है तो पूरे खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ जाएगा। ट्रंप ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले का विचार कर रहे हैं। ये चर्चा तब शुरू हुई जब ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी अड्डे पर मिसाइल दागे और हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही रुक गई। सऊदी अरब की सबसे बड़ी चिंता विजन 2030 है। इस योजना का मकसद देश को तेल पर निर्भरता कम करने, निवेश, व्यापार, पर्यटन, ऊर्जा और नई तकनीक का बड़ा केंद्र बनाना है। पूर्व सैन्य अधिकारी का कहना है कि अगर बड़ा युद्ध छिड़ता है तो विदेशी निवेश घटेगा, पर्यटन प्रभावित होगा और विकास धीमा पड़ जाएगा। ईरान ने चेतावनी दी है कि हमला होने पर वो खाड़ी देशों की ऊर्जा परियोजनाओं को भी निशाना बना सकता है। सऊदी अरब अमेरिका का सहयोगी है, फिर भी वो युद्ध बढ़ाने के बजाय बातचीत चाहता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि सऊदी अरब ने यमन में हूती विद्रोहियों से लड़कर सीखा कि सिर्फ सैन्य ताकत से समस्या नहीं सुलझती। नया युद्ध विजन 2030 को नुकसान पहुंचा सकता है। ईरान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब से बात की। उन्होंने कहा कि हमला या समर्थन मिलने पर ईरान कड़ा जवाब देगा। कतर मध्यस्थ बनकर अमेरिका, ईरान और ओमान से बात कर रहा है ताकि हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से खुल सके और तनाव कम हो सके। वहीं लेबनान और इजराइल के बीच सीधी बातचीत का 7वां दौर मंगलवार को रोम में शुरू हुआ। अमेरिका इस बातचीत की मध्यस्थता कर रहा है। बैरूत में मांग की कि दक्षिणी लेबनान से इजरायली सेना चरणबद्ध तरीके से वापस हटे। ये बातचीत 26 जून को हुए फ्रेमवर्क समझौते के आधार पर चल रही है। उस समय दोनों पक्षों के बीच 5 दौर की बातचीत के बाद समझौता हुआ था। समझौते में 3 मुख्य बातें हैं। पहली, हिजबुल्लाह का निशस्त्रीकरण। दूसरी, दक्षिणी लेबनान के उन इलाकों से इजरायली सेना की धीरे धीरे वापसी जहां उसका कब्जा है। तीसरी, तय किए गए पायलट इलाकों में लेबनानी सेना की तैनाती शुरू करना। वाशिंगटन और रोम ने पिछले हफ्ते घोषणा की थी कि इस नए दौर की बातचीत गुरुवार तक चलेगी। दोनों देश तनाव कम करने और सीमा संबंधी मुद्दों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। रोम में ये बैठक चल रही है ताकि समझौते को आगे बढ़ाया जा सके। ईरान के खिलाफ अमेरिकी की सैन्य रणनीति काम नहीं आ रही है। हफ्तों की भीषण बमबारी के बावजूद तेहरान पीछे नहीं हट रहा और बातचीत के लिए तैयार नहीं है। इससे अमेरिकी सैन्य नेतृत्व चिंतित है। सेंट्रल कमांड के वरिष्ठ अधिकारियों ने खुफिया विश्लेषकों को ईमेल भेजकर ईरान पर दबाव बनाने के नए और क्रिएटिव तरीके पूछे हैं। इसे क्राउडसोर्सिंग माना जा रहा है, जो दिखाता है कि ट्रंप प्रशासन के पास सीमित विकल्प बचे हैं। ईमेल में पूछा गया कि ईरान को सजा देने और मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के और क्या रास्ते हो सकते हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि सिर्फ बमबारी से ईरान शर्तें नहीं बदलेगा। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने कहा कि हवाई ताकत की सीमाएं हैं। ट्रंप ने गहराई में दबे परमाणु ठिकानों पर हमले का विचार किया था, लेकिन सैन्य अधिकारियों ने साफ कहा कि सिर्फ हवाई हमलों से इन्हें तबाह करना नामुमकिन है। जमीनी सेना, जिसे ट्रंप जोखिम के कारण मंजूरी नहीं दे रहे, एक बड़े बमबारी अभियान का प्लान भी था, लेकिन 2 वजह से टाला गया। पहली, हवाई रक्षा इंटरसेप्टर की कमी। दूसरी, आम नागरिकों के मरने और खाड़ी में तनाव बढ़ने का खतरा। सऊदी अरब के युवराज समेत क्षेत्रीय नेताओं की अपील के बाद ट्रंप ने कदम पीछे खींचे। ये टकराव हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है। सेंटकॉम ने नए आइडिया मांगने को नवाचार बताया है। ट्रंप अभी भी सैन्य दबाव से ईरान को नई डील पर मजबूर करना चाहते हैं, लेकिन पारंपरिक तरीकों से हटकर क्रिएटिव रास्ते अपनाने पड़ रहे हैं। तो वहीं आपको ये बता दें कि ईरान पर अमेरिकी हमले का एक नया खुलासा हुआ है। पिछले हफ्ते अमेरिका ने केशम द्वीप के पास एक टैक्सी ड्राइवर के घर पर 907 किलो का बम गिराया। इस हमले में टैक्सी ड्राइवर, उसकी पत्नी और एक बेटी की मौत हो गई। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सेना ने चहतांगी इलाके में ये बम गिराया। मारे गए व्यक्ति का नाम कैसर जाफरी है। वे केशम द्वीप पर टैक्सी चलाते थे। हमले के दिन पूरा परिवार घर पर था। बम गिरते ही घर पूरी तरह जमींदोज हो गया और वहां 30 फीट चौड़ा गड्ढा बन गया।
कैसर की पत्नी जहरा और बेटी सना की मौत हो गई। उनके 2 बच्चे जीवित बच गए हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। अमेरिका ने मार्क 84 बम इस्तेमाल किया, जिसे बहुत खतरनाक माना जाता है। इस इलाके में 100 से ज्यादा घर हैं जहां स्थानीय लोग रहते हैं। सेंटकॉम के प्रवक्ता ने कहा कि वे रिपोर्ट की जांच कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी सेना कभी नागरिकों को निशाना नहीं बनाती। ईरानी अधिकारियों के अनुसार हमले के बाद 2 दर्जन से ज्यादा परिवार डर के कारण इलाका छोड़ चुके हैं। केशम द्वीप हॉर्मुज स्ट्रेट के पास है। यहाँ से ईरान तेल और गैस भेजता है। इससे पहले जंग की शुरुआत में अमेरिका ने मिनाब स्कूल पर हमला किया था, जिसमें 100 से ज्यादा बच्चे मारे गए थे। वहीं बांग्लादेश ने भारत से साफ रुख मांगा है कि 5 अगस्त को नई दिल्ली से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के वर्चुअल कार्यक्रम को लेकर उसका क्या ख्याल है। ढाका कहता है कि वो भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है, लेकिन अगर भारतीय जमीन का इस्तेमाल बांग्लादेश के खिलाफ राजनीतिक गतिविधियों के लिए होता है तो दोनों देशों के संबंध प्रभावित हो सकते हैं। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री शमा ओबैद इस्लाम ने बताया कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हसीना 5 अगस्त को फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट क्लब ऑफ साउथ एशिया के कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगे। उनके बेटे और कुछ अन्य लोग भी इसमें होंगे। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान सितंबर 2026 में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं। भारत ने उन्हें विशेष अतिथि के रूप में निमंत्रण भेजा है। ये मोदी से उनकी पहली आधिकारिक मुलाकात हो सकती है। विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि ये कार्यक्रम निजी संस्था आयोजित कर रही है, न कि भारत सरकार। बांग्लादेश नजर रखे हुए है, जरूरत पड़ने पर भारत के विदेश मंत्रालय से संपर्क किया जाएगा। उन्होंने याद दिलाया कि बांग्लादेश पहले भी कह चुका है कि फरार या दोषी लोगों को भारतीय धरती से बांग्लादेश में अस्थिरता फैलाने वाली गतिविधियां नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री के सलाहकार हुमायूं कबीर ने भारतीय उच्चायुक्त से मुलाकात में यही मुद्दा उठाया। उच्चायुक्त ने भरोसा दिलाया कि उचित कदम उठाए जाएंगे। 5 अगस्त 2024 को छात्र आंदोलन के बाद हसीना की सरकार गिरी थी। अब बांग्लादेश में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नवंबर 2025 में हसीना को मौत की सजा सुनाई गई थी। बांग्लादेश ने उनके प्रत्यार्पण की मांग की है, जो कानूनी प्रक्रिया में है। खैर, भारत और बांग्लादेश के इन बिगड़ते हालातों के लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।